Hi guys, I'm back with something new. We are starting a new podcast series. It's called Beyond Square Fit. रियल लाइफ आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, रियल एस्टेट और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस तो शायद आपको पर्सनल ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा, इस जर्नी पे हेल्प करेगा कि एक ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या करना चाहिए आगे, और अपनी लाइफ के अंदर ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो इन्हीं एक्सपीरियंसेस से जो शायद आपको सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हेल्प करे. टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड एंड इट इज कॉल्ड लेइंग द फर्स्ट ब्रिक. लेइंग द फर्स्ट ब्रिक इज द फाउंडेशन. तो हमारे पॉडकास्ट का जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो मेरे फादर के थ्रू, हु इज माई पर्सनल रियल एस्टेट किंग, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी लाइफ की रियल एस्टेट में निकाली है. दैट he will be best person to start the first episode. Here is Surendra Arora. पापा, एक तो थैंक यू वेरी मच. मैं सबको कहता हूँ कि मेरे फादर जो है ना वो आज के टाइम से 10 साल आगे हैं. मतलब मैं दिखा सकता हूँ वो क्यों. एक तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हुआ आपको हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर लाने के लिए, और आप ही ने इनिशिएटिव लिया कि हाँ मैं स्टार्ट कराऊंगा तुम्हारा. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे हम. स्पेसिफिकली एम ये है कि जो आज की जनरेशन है जो प्रॉपर्टी लाइंस या रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं, उनको एक अच्छा इंसाइट मिले, एक अच्छी यूजफुल थॉट्स मिले. आपने सब देखा है, बूम होते हुए, गिरते हुए, सारे फेजेस देखे रियल एस्टेट के, तो वो थॉट्स उनको हेल्प करे कि आज के टाइम पे वो कैसे आगे बढ़े. तो मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. आराम से चिल होके, आप वैसे तो आप चिल ही बैठते हो, लेकिन कुछ अपने हिसाब से उसको बताओ कि कैसे करें. सबसे पहला क्वेश्चन, आपने स्टार्ट किया 1990 से, करेक्ट? 91 91 से, तब से लेके आज तक रियल एस्टेट कैसे इवॉल्व हुआ है? 91 में प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कम लोग प्रॉपर्टी लाइन में थे, हम्म. पर जो थे भी और उनके ऑफिस बंद होने की कगार पे थे. अच्छा, रियल एस्टेट के ऑफिस बंद हो रहे थे. हाँ. और जब हमने चालू किया तो हमने सबसे पहले ये देखा कि किस वजह से प्रॉपर्टी में तेजी आ सकती है. आपने स्टार्ट कौन से एरिया से किया था, क्योंकि लोग को नहीं पता. हम कृष्णा नगर से पहले वहीं रहते थे. हाँ, ईस्ट दिल्ली कृष्णा इस नगर. दिन ईस्ट दिल्ली कृष्णा. तो डेवलपमेंट उस समय ना के बराबर थी. तो सॉरी, लेकिन इंटरप्ट करूंगा. आप उससे पहले क्या कर रहे थे, ये भी जानना जरूरी है कि रियल एस्टेट में आप किस वजह से आए, और फिर अब तक क्या देखा आपने. 1980 से मैं बिजनेस में था. हाँ. मैंने 12th पास करके मैंने बिजनेस में मैं आ गया. हाँ. मैं किराने की दुकान. कन्फेक्शनरी स्टोर, मतलब हाँ. किराने को. वाओ. तो मैंने उससे शुरू किया. होते होते मेरी शादी हुई 1990 में. हाँ. तो मैंने देखा कि शादी की जो लाइफ है हम्म. उसमें थोड़ा सा एंजॉय भी होना चाहिए. हम्म. तो किराने की दुकान से मुझे समय नहीं मिलता था. अच्छा, हाँ. तो आपने मस्तीखोरी करने के लिए चक्कर में करी थी. नहीं. ऐसा है, जब मैंने प्रॉपर्टी लाइन में जब मैं आया हाँ. तो मेरा घर भी चल पड़ा. हाँ. मेरी मैरिज लाइफ भी अच्छी हो गई. अच्छा. और मैंने पैसा भी कमाया फिर उसमें, और इस लाइन में आके. अच्छा. अच्छा. और फिर हमने ये देखा कि लोग अपना मकान बनाने की सोचते थे. हम्म. और उसमें रहने की समस्या होती थी लोगों की. बच्चे बड़े हुए, हम्म. वो कह रहा चलो एक कमरा और डाल दो. हम्म. तो संयुक्त परिवार में ज्यादातर लोग रहते थे. मतलब जॉइंट फैमिली. अब अब जो समय आ गया है वो एकल समाज में रहने का आ गया. न्यूक्लियर फैमिली. हाँ. ओके. तो उसमें 40 साल वाला जो आदमी है हाँ. और अब जो है 22 साल का जो लड़का है, हाँ. वो शादी से पहले मकान बनाने की सोचता है. अच्छा, मतलब पहले वो मजबूरी में खरीद रहा था कि मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि हम्म. जगह नहीं है. हम्म. लेकिन आज के टाइम पे जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो यंग एज से इन्वेस्टमेंट के लिए, मोटा मोटा. उसके लिए फिर हम इंदिरापुरम में आए. हाँ. इंदिरापुरम सबसे पहले हमने ये देखा कि हम इंदिरापुरम में क्यों काम करें. हाँ. अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी वहां हाँ. पर. हाँ. अच्छे स्कूल थे. हाँ. 12 वर्ल्ड लेवल के स्कूल थे. हाँ. पार्क अच्छे थे, स्वर्ण जयंती पार्क. तो हर आदमी का झुकाव
उसी इलाके पे आता है जहाँ पर डेवलपमेंट होती है। तो अगर लोग अलग अलग जगह पे बैठे तो उनकी रेफरेंस के लिए मैं बोलूँ कि इंदिरापुरम एक गाजियाबाद की जगह पड़ती है जो दिल्ली के साथ 0 किलोमीटर के डिस्टेंस में चिपका हुआ है। एनसीआर एरिया बोलते हैं इसको। इससे जो मुझे समझ आ रहा है, किसी को भी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेवलपमेंट ही एक कॉमन फैक्टर होता है किसी भी जगह पे पैसा लगाने के लिए। किसी भी एरिया में, इंदिरापुरम नहीं, कोई भी एरिया में अगर किसी को खरीदना है तो डेवलपमेंट वो देख रहा है। ओके, तो आप इवॉल्वमेंट कैसे देखते हो कि आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे और क्या फर्क आया है? देखो, सबसे बड़ी बात है, हमारे जब हमने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था, हाँ तो हमारा देश की जो इकोनॉमी है, हाँ वो 9th पोजीशन पे थी। हाँ हाँ और आज जो तीसरी पोजीशन पे हम पहुंच रहे हैं, तो उसका मेन वजह यही है कि सोच बदल गई। यंग एज जो है एआई का इस्तेमाल कर रहा है हाँ। और आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो आपका मतलब है कि एआई से रियल एस्टेट के अंदर फर्क आ रहा है? आ रहा है। वाओ, आपके मुंह से ये एआई आ रहा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप खुद देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो एआई से लोग अपने डिसीजन मेकिंग के इवॉल्वमेंट में अपना फर्क ला रहे हैं। रहने की समस्या आदमी हल करता है, हाँ रेजिडेंशियल मकान खरीदता है। हाँ जब रहने की समस्या उसकी हल हो जाती है हाँ और पैसे कमाता है, हाँ वो ये देखता है कि ये पैसों को कहाँ लगाऊं। हाँ। थोड़ा सा लोन भी लेता है, हम्म। और लेना भी चाहिए। अगर डेवलपमेंट करनी है तो बैंकों का भी सहारा लेना चाहिए। और फिर उसके बाद वो ये देख रहा है कि मेरे को रेंट किस में ज़्यादा आ रहा है, हाँ। तो रेंट उसको कमर्शियल में ज़्यादा आ रहा था, हम्म इंडस्ट्रियल में ज़्यादा आ रहा था, हम्म तो इंडस्ट्रियल की तरफ झुकाव हो गया उसका। हम्म। और आदमी इसी तरह बढ़ता है आगे। मैं पिछले 5 से 6 साल से तो खुद देख रहा हूँ, मेरे लिए तो वो करियर, वो ही एक्सपीरियंस बना हुआ है अभी कि आज के टाइम पे जो होम बायर है उसका इन्वेस्टमेंट का मेन रीज़न ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कि मुझे क्या पैसा वापसी है उसमें। पहले के टाइम पे क्या मेन रीज़न होता था प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट का, जैसे आज है कि मुझे कितना ब्याज आ रहा है उस पर या कितना रेंटल आ रहा है उस पर, तो पहले क्या था रीज़न? पहले तो रहने की समस्या थी, जो अच्छा। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। हाँ पहले रहने की समस्या थी और पहले वो रेजिडेंशियल ही मकान खरीदता था, हाँ तो अपनी रहने की समस्या उन्होंने हल की। हाँ उसके बाद और अच्छा मकान बनाने की सोची कि हाँ अच्छी उसमें चीज़ें, टीवी अच्छे लग जाएं, फ्रिज अच्छे, एसी। पहले बगैर एसी के गुजारा करते थे लोग, हाँ हाँ। और अब एसी के बगैर रह नहीं पाता आदमी। करेक्ट। और पहले बगैर लिफ्ट के मकान बनते थे, अब जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, नए घर बन रहे हैं, उसमें पार्किंग नई स्टिल्ड पार्किंग आ गई। अब लोगों के पास जब गाड़ियाँ आ गई तो उसको रख रखाव के लिए उसको स्टिल्ड पार्किंग की बहुत ज़रूरत पड़ गई। हाँ तो उसने पार्किंग बनाई हाँ बिल्डरों ने, तो लोगों ने मकान इसी वजह से भी बदले कि जिसमें लिफ्ट है और जिसमें पार्किंग है, हाँ। तो उसमें मैं रहना शुरू करूं। एक हेल्प करो आप, और मेरे व्यूअर्स के लिए हेल्प करो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप हमेशा सिखाते भी हो ये चीज़ कि पहले आदमी को अपना खुद का घर बनाना चाहिए। अब ऐसे व्यूअर्स भी हैं हमारे पास जिनके ऑलरेडी पेरेंट्स घर बना चुके, जैसे आपने घर बना लिया, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए एक अच्छे मतलब लॉन्ग लास्टिंग एक रियल एस्टेट रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपने कर लिए, इसमें हम खुद रह रहे हैं। और ऐसे ही काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी अपने घर बना लिए हैं, तो बच्चे दोबारा तो रियल एस्टेट के अंदर दोबारा घर अपना बनाने तो चालू करेंगे नहीं, या करना चाहिए वो आप सजेशन दो। या आप क्या बोलते हो यंगस्टर्स को कि उन्हें उसी लेगेसी को रियल एस्टेट के अंदर कहाँ अब किस तरफ जाना चाहिए? हर आदमी को अपने पैसों का ना हाँ सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ और सही इस्तेमाल अच्छी सोच के साथ ही हो सकती है। जहाँ पर अच्छा वातावरण हो, पोल्यूशन फ्री एरिया हो, खुले में हो जगह, उसी में अपना नहीं, इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए। आपका मतलब ये है कि जब उन्होंने घर बना लिया माँ बाप ने, तो वो भी दोबारा घर बनाए? नहीं, घर तो पहली नेसेसरी होती है। हाँ दूसरी नेसेसरी ये होती है कि जो पैसा कमाया है हाँ उसका इस्तेमाल अच्छी अर्निंग के लिए हो। मतलब वेल्थ क्रिएशन। अब वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएं। तो
तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे उनका वेल्थ क्रिएशन हो? यही यही मैंने पहले भी जिक्र किया था, जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो, हाँ पार्क अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल अच्छे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों उस इलाके में, यंग एज हों, तो ऐसी डायनेमिक सिटी बन जाती है। हाँ हाँ इंदिरापुरम एक डायनेमिक सिटी है। हाँ। इसमें मोस्टली 90% लोग ग्रेजुएट हैं, इसीलिए यहाँ पर पैसा हमने यहाँ लगाया, लोगों को आकर्षित किया इस इलाके के लिए। हाँ और आप जैसे यंग एज को भी यहाँ पर इस लाइन में लाए हैं। हाँ हाँ पहले आप सीए फर्म चलाते थे, लॉ फर्म चलाते थे, हाँ अब आपको रियल एस्टेट में ले आए, हाँ तो आपकी जो पढ़ाई है वो इसमें भी काम आई। हाँ हाँ। तो मतलब जो जिस जगह पे आप पल बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, वो एरिया कैसा होना चाहिए वो आप बता रहे हो कि अगर आप ऐसी जगह में खुद रह भी रहे हो या इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उस जगह की आसपास की पॉपुलेशन आपकी ग्रोथ डिफाइन कर रही है। मैं अगर सही समराइज कर रहा हूँ तो क्या यही मतलब हुआ? अच्छा, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जब मैंने पूछा था उसमें आपने ना एआई का जिक्र किया था कि आज के टाइम पे एआई आ गया है जिससे लोगों को रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में या घर लेने में मदद मिल रही है। वो कैसे मिल रही है? सिद्धांत, तुम्हारा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाँ आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए था। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलता हूँ हाँ कि एआई एक ऐसा थर्मामीटर है जो आदमी के टेस्ट को बता देता है, उसके बारे में सही जानकारी हर आदमी निकाल सकता है। हमारे समय पे लोग आके मकान देखते थे, उनको ये नहीं पता था कि मेरे को मकान कैसा लेना है, और प्रॉपर्टी डीलर भी जो है नहीं उसको समझ पाता था। उसको 10-10 20-20 मकान दिखा रहा है, उसका भी समय ख़राब कर रहा है और अपना भी समय ख़राब कर रहा है। हाँ एआई ने शॉर्टकट में आदमी की लाइफ को बदल दिया तो अच्छा। और पेपरलेस काम हो गया। हाँ पहले कागज़ों पे ही लिखता रहता था कि इसको ये वाला मकान दिखाना है, इसको ये करना है, ये करना है। समय का जो है ना सदुपयोग जो है एआई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एआई से पर्टिकुलरली मैं जैसे अपनी टीम से कॉन्वर्सेशंस होती है, हमारी ट्रेनिंग होती है, हम लोग काफ़ी उसके अंदर डिटेल एनालिसिस कर पाते हैं एआई से। जैसे टेस्ट है, यूजर्स का टेस्ट एनालिसिस में हमें एआई हेल्प कर रहा है। क्लाइंट्स को दिखाते हुए समझ आ जाता है प्रॉपर्टी के अंदर कि इसको ये समझ आ रहा है, इसको ये समझ आ रहा है, और जब हम उसको इनपुट देते हैं अपने ही सिस्टम्स के अंदर, ऐसी ओवर द पीरियड वो जितना भी एनालिसिस है वो हमें बता पाता है कि नेक्स्ट क्लाइंट जो आएगा ना उसको ये दिखाना। क्योंकि वो डीप एनालिसिस कायदे में हम अपने मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक करेंगे? क्योंकि इतना मेजर पॉपुलेशन है, सबका टेस्ट अलग अलग है, सबका माइंडसेट अलग अलग है। लेकिन जिस तरीके से एआई की वजह से रेवोल्यूशन आया है कि एनालिसिस इजी हो गया है, डाटा मैनेजमेंट इज़ वेरी नाइस। अब तो सेल्स एजेंट बनने लग गया है कि थ्रू हर वक्त फ़ोन बजता रहता था हमारा कि भाई ये चाहिए, आपके पास है, ये चाहिए। इरिटेशन होने लग गया था, तो ऐसा लगने लग गया था कि ये क्लरिकल वर्क है। अच्छा, वो जितना भी क्लरिकल वर्क है उसको उसने एलिमिनेट करा। उस आज के टाइम पे हम अपना सेल्स एजेंट ट्रेन कर सकते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर देंगे, जिससे 90% तो क्वेरीज एआई सॉल्व कर देता है। बिल्कुल सही। और वो 10% जो रह जाएंगी वो हमारी ज़रूरत है, तो हम बीच में आएंगे। जो है सिर्फ और सिर्फ उस काम के अंदर हमारी हेल्प होगी जो जिसमें रिसर्च चाहिए या जिसमें एक्चुअल में ह्यूमन टच चाहिए। हर फील्ड के अंदर एआई का ग्रोथ आया है। रियल एस्टेट के अंदर अभी लोग इतना नहीं देख रहे, बट इससे बहुत चेंज ऑलरेडी आ रहा है और अच्छे के लिए आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मतलब मुझे ऐसा लगता है इनमें से काफ़ी लोग हैं जो रियल एस्टेट के अंदर अपना बिजनेस खोज रहे हैं। आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने एज अ प्रॉपर्टी डीलर का स्टार्ट काम किया था। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं बोलता, मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बोलता हूँ। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे किस सोच के साथ रियल एस्टेट के कंसल्टेंसी के अंदर घुसे कोई? इस लाइन में अगर कोई मन लगा के काम करेगा ना तो पैसा भी कमाएगा, कम समय में ज़्यादा पैसे कमाएगा। पहले मैं किराने का काम करता था, तो 1 रुपये की चीज़ आती थी, 1 रुपये 10 पैसे की हम बेच देते थे, उसमें से वेस्टिंग ज़्यादा होती थी। हाँ। तो हम इतना पैसा नहीं कमा पाए। उस लाइन में मैंने 10 साल काम किया, और रियल स्टेट में आने के बाद अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आदमी काम करे
तो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। मतलब पैसा अच्छा है हाँ। आज के टाइम पे। और आपको लगता है आने वाले टाइम में इसके अंदर और ग्रोथ है? बिल्कुल है, और ये चलती ही रहेगी। अच्छा। ये बंद नहीं होगी कभी भी। अच्छा, एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं इसके बाद आपसे, आपको ये सोच के बताना, क्योंकि ये इंटरनेट पे जंग छेड़ देता है हर बार, कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट या और किसी तरह की इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट के अब तो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह भी आ गया है। आपको पूरा ओवरव्यू कर रखा है आपने, आपको क्या लगता है आज के दिन बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलूँगा मैं, ट्रेडिंग मुझे समझ नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि आप भी इनमें से कुछ बोलते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस में? देखो, रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, इसमें पैसा मरता नहीं। हाँ। ओ। सबसे बड़ी बात यह है, ट्रेडिंग करेंगे, उधार बांट देंगे, उधार बांट देंगे, वो पैसा आएगा नहीं आएगा। और रियल एस्टेट में एक फ़ायदा है कि आपने प्रॉपर्टी जो बेची उससे सारी पेमेंट ले ली, हाँ। और फिर आपने रजिस्ट्री करने गए हो, हाँ। आपके पैसे डूबने का बिल्कुल अंदेशा नहीं है। हाँ। और अगर ब्याज पे किसी को पैसे दे दो, वो पैसा उसके बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए नहीं है, सॉरी, अच्छा। वो उसके तक ही सीमित रहेगा। आदमी के जाने के बाद वो ब्याज का पैसा उसका डूब जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी में अगर उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसकी अगली जनरेशन के भी वो काम आती है। मुझे एक चीज़ बताओ पापा, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं देखता आ रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस क्या था? मतलब आपने सबसे पहली चीज़ क्या खरीदी जिसके साथ जुड़ाव भी हो गया होगा आपका? वो जो फर्स्ट आपकी खरीद थी वो क्या थी और क्यों थी? देखो, पहले हम 40 गज के मकान में 6 बहन भाई रहते थे, हाँ। और वो भी I know समय this. हमने देखा है। आगे आगे जैसी हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, हाँ। और आज भगवान के आशीर्वाद से हाँ। 850 गज के मकान में हम 4 प्राणी रहते हैं। हर लेकिन आपकी आपकी फर्स्ट बाइंग क्या थी ये बताओ। मैंने सबसे पहले जब देखा कि सारे जने सिकुड़ के बैठे हुए हैं हम, हाँ। तो हमने एक मकान खरीदा। अच्छा। फ्लैट खरीदा, फ्लैट। हाँ। नहीं, आपने तो सबसे पहले ऑफिस बनाया था, बट हाँ, ऑफिस भी हमने पहले खरीदा था। सबसे पहले क्या था आपने जो ज़रूरत थी होती है, एक इंसान की क्या ज़रूरत होती है, एक ऑफिस, एक घर। हाँ। और जब ऑफिस की ज़रूरत पड़ी तो पहले मेरे पास किराए का ऑफिस था। हाँ। मैंने सोचा कि एक अपना ऑफिस बनाऊं, हाँ। तो 80,000 रुपये का ऑफिस खरीदा। हाँ। मेरे पास 40,000 रुपये थे, हाँ। और 40,000 रुपये थे तो मैंने ऑफिस का बयाना दे दिया, और ऑफिस की 3 महीने का मैंने समय ले लिया उससे। हाँ। मेरे को अच्छा लगा ऑफिस, तो मैंने उसका बयाना दिया ना। ये कौन से टाइम की बात है जब आपने ये 93 की बात है। आपने 91 में बिजनेस स्टार्ट किया? तो उस टाइम पे कैसे आप काम कैसे करते थे, क्योंकि आपके पास ऑफिस नहीं था तो किराए का ऑफिस था। अच्छा, रेंट पे ले लिया था आपने? हाँ। ओके। रेंट क्या होता था उस टाइम पे? वही 100 रुपये 150 रुपये किराया था ऑफिस का। तो अगर मैं 91 की बात करूँ तो 100 रुपये 150 रुपये की वैल्यू अच्छी खासी होती थी। हाँ। मतलब मैं आज के हिसाब से लेके चलूँ तो मोटा मोटा ये भी 30-40 हज़ार रुपये तो आज के टाइम पे है, जो आप 100-150 रुपये उस टाइम पे दे रहे थे। देखो, आदमी के पास ना एक ही सोच रहनी चाहिए हाँ। कि किराए पे ना रह के, और किराए के ऑफिस में ना रह के अपना बनाए पहले। हाँ। और अगर अपना ऑफिस उसका होता है, हाँ। तो उसकी सोच फिर अलग से रहती है। वेरी नाइस। और मेरे पास 40,000 रुपये थे, मैंने 80,000 रुपये का बयाना दे 80,000 का ऑफिस ले लिया, हाँ। और 3 महीने का समय ले लिया। हाँ। लेकिन मेरे में बहुत जुनून था हाँ। कि अब इस पैसों को कैसे कवर करूं, हाँ। तो मेहनत की। तो आपने वो 3 महीने में 40 हज़ार जुगाड़ लिए? हाँ, उधार लिया उसमें? उसमें कुछ 10 को हज़ार रुपये मैंने उधार भी लिया, हाँ। जो मैंने उतार दिए थोड़े दिन में। तो पब्लिक बैंक से लिया था या इंडिविजुअल किसी अपने किसी इन्वेस्टर्स? हाँ, अपने मित्र से लिया। हाँ। वो मैंने फिर बना लिया ऑफिस। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट आपके पूरे करियर के अंदर आपने जब आप बिजनेस कर रहे हो, ये पर्टिकुलर रियल एस्टेट नहीं है, किसी भी तरीके का हो सकता है, मुझे ऑलरेडी पता है इसका आंसर, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को चाहता हूँ कि ये चीज़ वो देखे, वो जाने।
और आप अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करो कि आपके इस रियल एस्टेट की जर्नी में आपकी पार्टनर का क्या रोल था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मम्मी आपके और लिए था ये। देखो, मैं अगर प्रॉपर्टी लाइन में आया हूँ, हाँ उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी वाइफ का है। हाँ। और असलियत में वो मेरी ऑक्सीजन है। उनका इस नाम बताओ आप। मीनू मीनू अरोड़ा। अरोड़ा। करेक्ट। मैं पहले किराने का काम करता था, हाँ तो थोड़ा सा समय मिलता ही नहीं था। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम काम करते थे। अब कभी किसी फंक्शन में जाना हो ससुराल की तरफ से या अपने ही किसी पेरेंट्स की तरफ से, हाँ। तो समय नहीं मिलता था। तो मैंने देखा कि ऐसा काम करें जिससे हम खाली भी रहें थोड़ा सा और घर भी चल जाए। तो मेरी वाइफ के कुछ रिलेटिव इस लाइन में थे, तो मैं वहाँ जाके मैंने कुछ देखा कि वो कैसे में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लाइन ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग वहाँ से भी ली जाके। तो आपकी फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग कायदे में एक्चुअली उन लोगों से सीख के हुई जो मम्मी के इन लॉज साइड के थे। ओके। हमारे सांडू साहब थे, अच्छा। तो वो रियल एस्टेट में ही थे, तो मैं उनको देख के फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दी इस लाइन की। सांडू साहब मतलब व्यूअर्स के लिए आपकी वाइफ की सिस्टर के हस्बैंड। राम जी फ्लैट्स वाले थे, बड़े फेमस साउथ थे, दिल्ली में काफ़ी फेमस। लेकिन भगवान ने उनको जल्दी बुला लिया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उन्होंने जो आपका इनिशियल स्ट्रगल पीरियड था तो उसमें क्या आपकी जर्नी पे कैसे रही वो भी तो क्योंकि इक्वली प्रॉब्लमेटिक इश्यूज होंगे उस टाइम पे। कोई भी नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया क्योंकि खुद स्टार्ट किया था आपने भी, तो कम पैसे में व्यापार भी कर रहे थे, फैमिली भी चला रहे थे। 91 में मेरी सिस्टर बॉर्न हो गई थी, तो उस टाइप के बारे में बताओ कि वो कैसा था जिसमें मेरी मदर या आपकी वाइफ। तो मीनू ने मेरे को ये बोला कि आप इस लाइन में ही आ जाओ, क्योंकि काफ़ी कुछ फ़र्क आ जाता है आदमी जब सपोर्ट देता है ना घर का ही कोई। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की साथ में। कई बार ऑफिस में आके भी बैठती थी वो। सपोर्ट मिल गई। फिर आस्ता आस्ता काम और बढ़ता गया, तो ब्रदर को भी मैंने शामिल किया इस लाइन में। तो हम 4 ब्रदर थे, मैं चौथा। इस लाइन के अंदर फिर हमने अच्छी तरक्की की है। तो मतलब मोटा मोटा लाइफ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, आपके जर्नी को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। दिशा उसने ही दी थी। वेरी नाइस। उसका मैं आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। ओह माय गॉड, ये रिकॉर्ड रह गया है। अब अगली बार आप लोगों ने लड़ाई करी तो मैं ये दिखाऊंगा। देखो, लड़ाई तो जहाँ प्यार होता है थोड़ा बहुत तो नोक झोंक चलती है, हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर तो बटोर लिया आपने पापा। अच्छा चलो, अच्छा जल्दी जल्दी आपने इस पे आंसर देना है और आप बोल सकते हो इसमें ट्रू या फॉल्स या फैक्ट या मिथ, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। लैंड हमेशा अप्रिशिएट करती है। ठीक है। यू आर नॉट सक्सेसफुल अंटिल यू ओन योर ओन फर्स्ट हाउस। मतलब आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो जब तक आप पहला घर नहीं खरीदते। क्या ये सही है या गलत? सही है। वेरी नाइस। रियल एस्टेट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ठीक। ओके। डोंट सेल योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज आप कभी मत बेचो। ये भी ठीक है। ट्रू है। तैनी प्रॉपर्टी अगर बेच के बुजुर्गों का नाम हाँ और अच्छा करने के लिए कोई बड़ी जगह मिलती हो, हाँ। तो उस पैसों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वाओ, वेरी स्मार्ट आंसर। लैंड लो आउटस्कर्ट एरिया में, मतलब मेन सिटी से बाहर का एरिया में आप पैसे लगाना चालू करो, क्योंकि सिटी थोड़े दिनों बाद खुद ही वहाँ पहुँच जाएगी, कुछ सालों बाद खुद वहाँ पहुँच जाएगी तो आपको अप्रिशिएट आएगा। क्या ये सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? देखो, अपने पुराने एरिया में भी इन्वेस्ट रखो, नए एरिया में जा रहे हो वहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि वो जो लैंड है वो कहीं गलत रजिस्ट्रियाँ ना हो उसकी। ये ना हो हम उसको बोल दें कि नहीं बाहर के इलाकों में पैसे लगा दो। तो हर चीज़ को देखभाल के, उनके पेपर्स देख के, गवर्नमेंट से पहले पूछ के,
कि ये लैंड ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस हाँ, पता तो करो। उसको देख के ही आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये ना हो कि वो फंस जाए कहीं। आजकल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, डीलर्स ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि लोगों को ना उन एरियाज़ में लेके जा रहे हैं जो बाहर के एरियाज़ हैं, सिटीज़ के बाहर के एरियाज़ हैं, और वहाँ कह रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में यहाँ पैसा बढ़ जाएगा, यहाँ पैसा बढ़ जाएगा। बट बहुत स्मार्टली, मतलब जैसे इन्होंने एक आंसर दिया कि जिस एरिया में आप अभी रह भी रहे हो उस एरिया में भी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो तो मेन बसा हुआ एरिया है। वहाँ आपका ग्रिप हमेशा रहना चाहिए वो, क्योंकि आपकी फैमिली ने वहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है और आपका एक कंट्रोल वहाँ पे है। एक अप्रिशिएट प्रॉपर्टी वहाँ होगी, 100% होगी। शायद स्पीड स्लो हो, लेकिन वहाँ कंट्रोल के लिए ज़रूर एरिया में इन्वेस्ट करो। साथ में जो कंसल्टेंट्स बाहर लेके जा रहे हैं, बहुत स्मार्टली आप, बहुत आजकल वेबसाइट्स हैं या रजिस्ट्रार ऑफिसेज है, वहाँ जाके इन चीज़ों पे इंक्वायर करो कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ कैसी सिचुएशंस है, पिछले 10 साल में क्या सिचुएशंस थी और आने वाले 10 साल में क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की। क्योंकि ऐसी जगह कहीं पैसे लगा देना ये सोच के कि भाई अब ये आने वाला बूम होगा, ये एक बहुत स्टूपिड डिसीजन होता है आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ की लैंड की सिचुएशन क्या है। हो सकता है पानी खराब हो, तो चाहे जितना भी अच्छा एरिया हो और पानी खराब है उस एरिया का, तो वो कितना भी आप डेवलपमेंट कर लो उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। आपका वो अप्रिसिएशन देगा लेकिन सिर्फ मिथ में दे रहा है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। गुड। होम लोन एक बर्डन है या नहीं है? देखो, ज़रूरत के हिसाब से होना भी चाहिए, लेना भी चाहिए होम लोन। देखो, एक्सपीरियंस्ड लोग अगर कह रहे हैं कि होम लोन इज़ नॉट अ बर्डन, कि लेना चाहिए, है बर्डन लेकिन लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेटर फ्यूचर प्लानिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा दर्द रहेगा तो शायद उससे ग्रो करेगा। मेन है कि इनकम टैक्स में भी बचत होती है उसकी। वाह। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आदमी 112 मीटर का प्लॉट खरीद रहा है, हाँ उसके पास पैसे थोड़े से कम हैं, हाँ तो थोड़ा सा होम लोन लेके वो 200 मीटर का खरीद लेगा। हाँ और गज के हिसाब से जब प्रॉपर्टी बढ़ती है हाँ तो उसकी 10 किस्तें नहीं जाती, हाँ। उससे ज़्यादा उसको आमदनी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा बाबा, मैं तो आपसे रोज़ क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं तो, मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी आसान है। कुछ भी कंटेंट डालता हूँ आपसे पूछता हूँ, ये कुछ भी नया सीखना होता है तो पहले आपसे पूछता हूँ, कोई डिसीजन लेना होता है आपसे पूछ लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स भी ऐसे ही, अगर आपसे क्वेश्चंस एक्सेसिबल चाहते हो कि आपसे पूछ लें, एक